आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल कहानी है। अन्नू के घर में बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही थीं, जो अन्नू की समझ से बाहर थीं। वैसे अन्नू कोई बच्ची नहीं थी, वो 21 साल की नौजवान लड़की थी। आज उसके भाई की शादी हुई थी और आज उसके भाई भाभी की सुहागरात थी। लेकिन सुहागरात पर उसके भाई की जगह उसके पापा उसकी भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे, और बाहर हॉल में बैठा हुआ उसका भाई सिगरेट पे सिगरेट के कस क्यों लगाए जा रहा था। क्या अन्नू का भाई जानता था कि उसकी सुहागरात पे उसकी पत्नी के साथ उसके पापा उसके कमरे में मौजूद है? जब अन्नू को इस बात का पता चला तो उसके पापा ने 20,000 रुपए की एक बड़ी रकम देकर अन्नू का मुंह बंद करवा दिया। अन्नू जब ये सब बातें जाकर अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन अन्नू की माँ अन्नू को कुछ नहीं बताती है। दूसरे दिन सुबह अन्नू के पापा अन्नू की भाभी के लिए नाश्ता बनाने लग जाते हैं। आखिर अन्नू के पापा को अन्नू की भाभी की इतनी फिक्र क्यों थी? कुछ पल बाद घर के दरवाजे पर कोई आता है तो अन्नू के पापा, उसके भैया और उसकी भाभी तीनों बाहर चले जाते हैं और फिर बाहर से उसकी भाभी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जैसे ही अन्नू वहां जाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें इन सब मामलों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हें साफ हिदायत दी है कि तुम अपनी भाभी से दूर रहो। आखिर क्यों अन्नू के पापा अन्नू को अन्नू की भाभी से दूर रखना चाहते थे? आखिर अन्नू के घर वाले अन्नू से क्या बातें छुपा रहे थे? उसके पापा उसे क्यों कुछ नहीं बता रहे थे? और जब अन्नू की माँ से उनकी पड़ोसन ने ये पूछा कि कल आपकी बहू क्यों चिल्ला रही थी, तब क्यों अन्नू की माँ ने उस पड़ोसन से ये कहा कि ये मामला मेरे पति का है, जबकि पड़ोसन ने कहा कि ये मामला आपके पति का नहीं है बल्कि आपके बेटे का मामला है। कुछ दिनों बाद अचानक से अन्नू की भाभी की मौत हो जाती है और उसका सारा इल्जाम अन्नू के भैया अन्नू के पापा पर लगाते हैं। क्या सच में अन्नू के पापा ने अन्नू की भाभी को अपने गुनाह छुपाने के लिए मारा था? तभी अन्नू के पापा अन्नू को एक लेटर देते हैं। उस लेटर को पढ़ने के बाद अन्नू के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो कांपने लग जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में, और अन्नू के पापा और अन्नू की भाभी के बीच कौन सा राज पनप रहा था जो अन्नू के पापा अन्नू को नहीं पता चलने देना चाहते थे? आज की कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग राज छुपे हुए हैं जो आपको एक बार तो जरूर जानने चाहिए, और राज को जानने के लिए आपको कहानी को बड़े ध्यान से और पूरी सुनना होगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सब वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दो, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। धन्यवाद जी। आज मेरे भाई की शादी हुई है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। आज मेरी भाभी बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि आज भाभी की फर्स्ट नाइट थी। इसलिए भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ उनके कमरे में जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थीं, कुछ मेरी सहेलियां थीं, कुछ मेरी कर्जन थीं तथा कुछ आस पड़ोस और रिश्तेदारों की लड़कियां थीं। मैंने भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। आज बेड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने सजाया था, क्योंकि आज भैया भाभी की सुहागरात जो थी, पूरे बेड पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही भाभी को मैं कमरे में छोड़कर बाहर आने लगी तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर आने से रोकने लगी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। वो आंखों ही आंखों में मुझे कुछ इशारे कर रही थी। मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। तो फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? ज्यादातर भाभियां तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती हैं, और एक ये मेरी भाभी थी जो अपनी शादी की पहली रात पर ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। ये सब जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। पहले तो मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेजा और फिर मैं भाभी के पास आकर बैठ गई, और फिर मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से मैंने पूछा, भाभी क्या बात है? आप मुझसे क्या कहना चाहती हो? मेरी बात सुनते ही मेरी भाभी दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी रोती हुई बोली, मुझे इस कमरे में अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेले इस कमरे में मर जाऊंगी।
मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और भी जोर जोर से रोने लगी थी। अब तो मुझे भी भाभी के इस रवैये से डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा ही होता है, भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरत से बोली, भाभी आपको क्या हुआ है और आपको क्यों अपमानित किया जाएगा? वो आपके पति है और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से मेरी भाभी को देख रहे थे। तभी भाभी पापा से नजरें चुराने लगी थीं। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नजरें टकराई तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पापा और भाभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हों और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही थी। लेकिन पापा की आंखों में भाभी के लिए नफरत थी। उनकी आंखों में खून भी उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले, चलो बेटा, आजकल की औरतों के ये सब ड्रामे हैं। इन्हें भी नहीं मालूम कि तुम अभी कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ये बातें नहीं की जाती है। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा, पापा भाभी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हैं। मैंने भाभी को बस समझाया था। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं तो बस ये चाह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर और कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आ गए और फिर मुझसे कहने लगे, अन्नू बेटा तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर पापा ने अपनी जेब में हाथ डाला और 10,000 रुपए निकाले और वो पैसे मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, अन्नू बेटा ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? पापा ने और 10,000 रुपए निकाले और बोले, ये पूरे 20,000 रुपए हैं, तुम इन पैसों को अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई थी और झट से पैसे हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले कि बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वो खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्या में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में अपना सिर हिला दिया था और मैं वहां से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे और फिर भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर वो खुद भाभी के कमरे में क्यों चले गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है अन्नू बेटे, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए हैं। आखिर भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर मम्मी बोली, कोई बात नहीं अन्नू बेटा, वो ससुर जी है, अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो और जाओ सो जाओ। मैंने महसूस किया कि जैसे मम्मी परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, अन्नू बेटा क्या सोच रही हो? मैंने बोला ना, जाकर चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वो निकल ना सकी थी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए थे? ऐसे ही सोच विचारों ने मुझे उलझा रखा था। मैं अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था।
आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने के इरादे से मैं बाहर किचन में आ गई। बाहर हॉल में मैंने देखा कि भाई सोफे पर बैठे हुए थे। वो कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। ये सब देखकर मेरे दिल को धक्का लगा था। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था। आज तो उनकी सुहागरात थी और भाई बाहर हॉल में है। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई थी। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था ना? मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम भी आई हो पापा की चमची बनकर? जाओ यहां से, भगवान के वास्ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और मुझे पापा ने नहीं भेजा है। मैंने तो आपको परेशान देखा तो चली आई। वो गुस्से से बोले, अन्नू चली जाओ यहां से। भाई के इतना जोर से डांटने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से मुझे माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसीलिए वो माचिस मांग रहे हैं। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी। लेकिन ये क्या? भाई की हरकत देखकर तो मैं दंग रह गई थी। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने शादी में पहनने के लिए भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हो? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप इसे ही जला रहे हो। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, अनु चली जाओ यहां से। मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी और रोते हुए वहां से अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। कहीं जाकर 6 बजे मेरी आंख लगी थी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई थी। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही संदगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूं। असली बेटियां तो बहुएं होती हैं, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आ गई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि आखिर पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटे की बीवी है। अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे भी सारे दिन जहर उगलती रहती है। क्या भरोसा वो नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी किचन में आ गई। वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुझे हैरान परेशान खड़े देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और बात को टालते हुए बोली, ऐसा करो अन्नू बेटा, तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातें को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, ना कोई श्रृंगार कर रखा था और ना ही भाभी ने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को इस हालत में देखकर मुझे धक्का सा लगा था। भाभी में नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने के बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, अन्नू, मैंने रात में तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, उसके आसपास भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पर मेरी बातों का असर नहीं होता है क्या? शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं कि उनके माता पिता जो बात कहे उन्हें वो ना माने। अपने पापा की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया था। मैं उठी नहीं बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था
कि तभी भाभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। उनका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। दरवाजा खोलने के लिए भाई और पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोले, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? जबरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर बैठी रहो और चुपचाप नाश्ता करो और अपने कमरे में चली जाओ। पापा, भैया और भाभी को बाहर गए हुए 15 मिनट के लगभग का वक्त हो गया था, लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थीं। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था, तभी मुझे भाभी की जोरदार चीखें सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अन्नू, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं उदास हो गई और बोली, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वो क्यों चीख रही है। हमें एक बार बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस वो इतना ही बोली, अन्नू, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ अन्नू बेटे, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा रखा था। मैं दरवाज़ों को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीखें अब और भी जोर से आने लगी थीं। वो बार बार जोर जोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर आए और भाभी अंदर आते ही अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेघेरत औरत के पास जाने की अन्नू तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से ही बोली थी, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप भाभी को बेगैरत औरत क्यों बोल रहे हो? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पांव भाभी की कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना क्यों चीख रही थी और सुबह हमारे घर पर कौन आया था। लेकिन जब मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाजा नहीं खोला था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के सिसकने की आवाजें आ रही थीं और कमरे के अंदर से पापा की भी आवाज आ रही थी। वह भाभी को चुप करने की कोशिश कर रहे थे। मैं भाभी को दोबारा आवाज लगाने ही वाली थी कि बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाजा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही शरारती सी मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, अन्नू बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस औरत को अंदर ले आई और उसे सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारी बहू की चीखने की बहुत आवाजें आ रही थीं। भला ये कोई बात हुई? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारे घर में तमाशे शुरू हो गए। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे पति का मामला है, वो खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे सालू बहन, भला ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला? ये तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? ये तो तुम्हारे बेटे का मामला है। तुम्हें इस मामले को खुद ही सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वो औरत भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर पर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे उनके कमरे में आई तो मैंने कमरे में आकर देखा मम्मी बैठी बैठी रो रही थीं। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या बात हो गई है? आखिर इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, अन्नू, तुम अभी छोटी बच्ची हो, इस मामले में इस मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर सो गई। मैं कुछ देर तक तो मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आकर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, अन्नू, मुझे एक पेन और पेपर लाकर दो। भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करोगी?
मेरे पूछने पर भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। पेपर और पेन लेकर भाभी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई थी। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए थे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी अचानक से घर में तूफान सा आ गया था। भाई के कमरे में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बार की आवाज भाभी की नहीं थी बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो मैंने देखा भाई बहुत जोर जोर से चीखते हुए रो रहे थे। भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते हुए कह रहे थे, मम्मी पापा भी चीखते हुए कह रहे थे। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर भी दीजिए ना। भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते चिल्लाते हुए कह रहे थे, पापा सरू को बचा लो वरना वो मर जाएगी। प्लीज़ पापा सरू को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। मैं भागकर भाभी के पास गई तो जो मैंने देखा वह देखकर मेरे सिर पर आसमान फट गया था। मेरी भाभी औंधे मुंह पड़ी हुए थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज पापा सरू को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर चलना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं मिक्कू, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जा सकते हैं। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, ये अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। सरू ने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखे मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर फर्श पर गिर पड़े। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वो मासूम सा डरा हुआ सहमा सा चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझसे सुहागरात पर रो रो कर कह रही थी कि प्लीज मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और देखो ना, आज सचमुच में भाभी मर गई है। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, मिक्कू सरू के घर वालों को फोन कर दो, वो इसे आकर ले जाए। भाई ने भाभी के घर वालों को फोन कर दिया। कुछ ही देर में भाभी के घर वाले भी चले आए। वो गुस्से से चीखते चिल्लाते भाई पर इल्जाम लगा रहे थे। वो कहने लगे, हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो इसके कातिल। कहाँ हमारी इतनी सुंदर फूल सी बच्ची, और कहाँ तुम मामूली शक्लो सूरत वाले आदमी। तुम चिढ़ते थे हमारी बेटी से क्योंकि लोग कहते थे कि हूर के पल्लू में लंगूर। शायद इसीलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार डाला। जब उसको रख नहीं सकते थे तो तुमने उससे ब्याह ही क्यों किया था। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे और तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। इतना तमाशा करके भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर उन पर अनाप शनाप इल्जाम लगाकर चले गए। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से ये कहते हुए बाहर निकाल दिया था कि तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और अंदर ही बैठ गए। ये बात मेरी समझ के बाहर थी कि आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की डेड बॉडी को ले गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में अकेले क्यों बैठे हुए थे। ना वो खुद बाहर आ रहे थे और ना ही किसी को अंदर आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पर पुलिस आ गई और भाई को गिरफ्तार करके ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया था और पुलिस की टीम हमारे घर पर दोबारा आ गई। पापा किसी भी सदस्य को कमरे के अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया था। और पता नहीं पापा पुलिस से क्या कह रहे थे, और वो कमरे में घूम घूम कर पुलिस को न जाने कौन सी चीजें दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। भाई और पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। मैं गुस्से से फूट पड़ी थी। तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? आखिर घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूं कि घर के मामलों में दखल ना दूं। मेरी भी शादी की उम्र हो रही है। मुझे भी हक है इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ जानने का
और एक आप लोग हो जो मुझे कुछ बताते नहीं हो। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ अन्नू बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो ना, मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अभी सरू किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका भरम रखना होगा। ये कहते हुए पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई कि ये तो वही कागज है जो मैंने कल रात भाभी को दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से वो लेटर लिया और उसे पढ़ने लगी। उस लेटर को पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा सा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर ही गई है। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, लेकिन पापा, आपने तो उस इंसान का नाम बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार है। पापा बहुत ही उदासी से बोले, अन्नू, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही वो कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही हूं। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण बना हुआ था। ये सुनकर पापा के चेहरे का रंग उड़ गया था। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो इन सब का जिम्मेदार है उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। ये हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब ये बातें कर ही क्यों रहे हैं कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठे गए और रोते हुए पापा से माफियां मांगने लगे। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर शक किया था। मुझे नहीं पता था कि सरू इतनी गिरी हुई औरत है। जब उसने आप पर इल्जाम लगाया था तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। सरू ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। सरू ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम अब मेरे करीब आए और मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे जान से मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी जान से मार डालेंगे। उन्होंने मुझे ये धमकी दी है कि मैं उनके बेटे से दूर रहूं। मुझे सरू की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसीलिए उस रात में बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए सरू ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही मेरे साथ पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। सरू ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा है। उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, उन्हें मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब सरू का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि सरू के आप पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में मैंने सरू पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और सरू का लिखा हुआ वो खत भी पुलिस को दिखा दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि सरू ने खुद सुसाइड किया है और सरू की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वो औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम करके जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आप मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? पापा बोले, उस दिन सरू को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। वो रोती हुई अपनी कुछ तस्वीरें किसी से मांग रही थी। वो फोन में किसी के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और उस फोन वाले से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो फोन में कह रही थी कि भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, इसलिए प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे मेरी सारी तस्वीरें लौटा दो। मैंने तुम्हें कमरे से इसीलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो।
मैं खुद सरू से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने सरू से प्यार से पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगी थी। वो कहने लगी, आपको शर्म नहीं आती? नई नवेली बहू की सुहागरात पर उसके कमरे में यूं चोरी छिपे आते हुए मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सरू को भरोसे में लेना चाहता था, इसीलिए मैं सरू को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी इसलिए ही बनाया था ताकि सरू को मुझ पर भरोसा हो जाए और वह मुझे अपनी सारी परेशानी शेयर कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता था। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफी मांगी और बोले, पापा मुझे माफ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ था। सरू तो हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई, जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था और ना ही कोई दुख, ना ही कोई पछतावा था। इस कहानी के माध्यम से मैं बस उन लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने का। शादी से पहले अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आती हो और उसके साथ संबंध बनाती हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि शादी से पहले का अफेयर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद ना करें। और साथ में उन लड़कों से भी मैं कहना चाहती हूँ, जो लड़का किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उस पर दबाव बनाकर उसे परेशान ना करें, उसे किसी भी तरह से ब्लैकमेल ना करें। और अगर वो लड़की शादी करके किसी दूसरे की अमानत बन गई है तो उस लड़के का उस लड़की के प्रति फर्ज बनता है कि वो उस लड़की को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने का। अगर जैसा आप दूसरे की बेटी के साथ करते हो, सोचो अगर कोई वैसा ही आपकी बहन बेटी के साथ करे तो आप पर क्या गुजरेगी। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी।